नमस्कार। अवसरों की समानता का क्या अर्थ है? शिक्षा के अवसरों की समानता दर्शाने वाली विभिन्न संवैधानिक धाराओं का वर्णन कीजिए। शिक्षा में अवसरों की समानता से संबंधित विभिन्न धाराओं 28, 29, 350 एवं 351 का परिचय दीजिए तथा उनमें निहित मुद्दों पर प्रकाश डालिए। अवसरों की समानता को दर्शाने वाली संवैधानिक धाराएँ। अवसरों की समानता से अभिप्राय है कि देश में सभी को बिना किसी जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, पाने किसी भी आधारभूत बाधा के समान रूप से सभी कार्य करने, प्राप्त अवसरों का लाभ उठाने की स्वतंत्रता हो। यही बात शिक्षा के क्षेत्र में भी लागू होती है। सभी को समान रूप से शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाना सरकार का संवैधानिक उत्तरदायित्व भी है। हमारे देश में शिक्षा के अवसरों की समानता दर्शाने वाली प्रमुख धाराएं निम्नलिखित है। धारा 28 का संबंध धर्मनिरपेक्ष शिक्षा से है। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा का प्रावधान धारा 25(1) में भी है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है तथा प्रत्येक धर्म को अपने धार्मिक विचार फैलाने का अधिकार है। अनुच्छेद 25(1) के अनुसार भारतीय संविधान इस बात की व्यवस्था करता है कि सभी नागरिकों की इच्छा के अनुसार धर्म अपनाने, प्रफुल्लित करने तथा उन्हें प्रचार करने का अधिकार है। अनुच्छेद 28(1) के अनुसार शैक्षिक संस्थाएं जो एक ही राज्य के अनुदान से चलाई जाती हैं उन संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा देने पर पाबंदी होगी। अनुच्छेद 28(2) में स्पष्ट किया गया है कि अनुच्छेद 28(1) उस संस्था पर लागू नहीं होगा जिसका प्रबंधन तो राज्य सरकार करती है, परंतु जो किसी ट्रस्ट या विशेष अधिकार आदि के साथ संपन्न विधि द्वारा प्रस्थापित की गई है। अनुच्छेद 28(3) के अनुसार यद्यपि राज्य से सहायता प्राप्त या मान्यता प्राप्त विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है, परंतु किसी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यदि वह बालिग हो गया तो स्वयं जिम्मेदार है। अगर नाबालिग है तो उसे धार्मिक शिक्षा में भाग लेने की स्वीकृति उसके अभिभावकों से लेनी होगी। इस तरह संविधान में भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। विद्यालयों में विद्यार्थियों की इच्छा के बिना अथवा विद्यालय के सामान्य समय के दौरान धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने 1952-53 ने सुझाव दिया कि बच्चों को जो धार्मिक शिक्षा दी जानी है वह संचालकों या अभिभावकों की स्वीकृति के साथ ही दी जाए। आयोग ने इस बात पर बल दिया कि विद्यालयों में पूर्व डालने वाले विचार, धार्मिक घृणा व कट्टरता को प्रेरित न किया जाए। भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 ने सुझाव दिया कि भारतीय शिक्षा के स्थान पर नैतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा दी जानी चाहिए। धारा 29, 30, 350 भी इन संविधान धाराओं का संबंध अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना करने, उनके लिए समान शैक्षिक अवसरों को जुटाने। धारा 29 के अनुसार कोई भी भारतीय नागरिक जो भारत के किसी भी भाग में रहता है, जिनकी कोई अलग भाषा, लिपि अथवा संस्कृति है, उनको संरक्षण का अधिकार है। किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा चलाई जा रही शैक्षिक संस्था अथवा राज्य द्वारा अनुदानित धर्म संस्था में धर्म, जाति, कबीले अथवा भाषा के भेदभाव के कारण प्रवेश नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 30 के अनुसार सभी अल्पसंख्यक लोगों को चाहे वो धर्म या जाति, भाषा के आधार पर हो या उन्हें शैक्षिक संस्थानों स्थापित करने या उनका प्रबंधन करने का अधिकार होगा। राज्य सहायता अनुदान देने में इस बात पर ध्यान नहीं देगा और न ही भेदभाव करेगा कि वह शिक्षा संस्था अल्पसंख्यक लोगों के प्रबंध अधीन है, ये इसका आधार धर्म या भाषा है। अनुच्छेद 350 के अधीन यह व्यवस्था की गई है कि भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक लोगों को मामले की जांच के लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की जाए जो उनके संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करे और राष्ट्रपति को इसकी रिपोर्ट करेगा। इस प्रकार प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय को यह अधिकार होगा कि वह अपनी शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करे और अपने समुदाय के लोगों को अपनी भाषा में शिक्षा दे। यद्यपि सरकार की ओर से कोई सहायता अनुदान देने का कोई संवैधानिक प्रबंध नहीं है, लेकिन फिर भी यदि सरकार किसी संस्था को सहायता अनुदान प्रदान करती है तो उसको कोई अधिकार नहीं होगा कि वो उस संस्था पर किसी प्रकार का अपना नियम या शर्त लागू करे। राज्य सरकार अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं के प्रशासन और प्रबंधन पूरा ध्यान दे सकती है। इस विषय में माध्यमिक शिक्षा आयोग का विचार था कि कई अल्पसंख्यक समुदायों की संस्थाएं स्टाफ की भर्ती और दाखिलों में गलत परंपराएं अपना रही है। भारतीय शिक्षा आयोग का यह भी विचार था कि धारा 385 धारा का संबंध प्रारंभिक शिक्षा मातृ शिक्षा से में देने से है। धारा 351 के 1 के अनुसार प्रत्येक नागरिक की यही कोशिश होनी चाहिए कि वो भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की उचित व्यवस्था करे और राष्ट्रपति किसी राज्य को जिससे वह ठीक समझे ऐसे निर्देश भी जारी कर सकता है कि वह ऐसी सुविधाएं प्रदान करे। अधिक शिक्षा आयोग ने अपनी भाषाई
अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखने वाले बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने पर जोर दिया। कोठारी आयोग ने भी मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने की पुष्टि की है। आयोग के विचारानुसार चुने गए माध्यम बच्चों को इस योग्य बनाए कि वह सरलता से ज्ञान प्राप्त कर पाए, अपने विचार स्पष्ट रूप से प्रकट कर पाए और सजीवता एवं शुद्धता से सोच सके। इस दृष्टिकोण से मातृभाषा का दावा श्रेष्ठ है। धारा 351। इस धारा का संबंध हिंदी भाषा के विकास एवं प्रचार से। धारा 351 के अनुसार केंद्र का यह विशेष कर्तव्य है कि वो भाषा हिंदी को विकसित करे, जिससे इसे भारतीय राष्ट्रीय भाषा हिंदी को विकसित करे, जिससे इसे भारतीय संस्कृति के तत्वों को प्रकट करने का माध्यम ही बनाया जा सके। जहाँ मातृभाषा का विकास आवश्यक है, वहीं राष्ट्रीय भाषा हिंदी का भी प्रति आवश्यक है, क्योंकि राष्ट्रीय भाषा के विकास प्रसार के बिना कि राष्ट्रीय एकता का विकास संभव नहीं। संपूर्ण राष्ट्र में भावनात्मक एकता को विकसित करने के लिए राष्ट्रीय भाषा का ज्ञान बहुत प्रभावशाली सिद्ध हो सकता है। संविधान में यह भी व्यवस्था की गई है कि संघीय सरकार की भाषा हिंदी होगी, जिसकी लिपि देवनागरी होगी। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि हिंदी भाषा को धनी बनाया जाए, जिससे वह संघ की कार्यकारी भाषा बन पाए। इसके अतिरिक्त जिन क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग नहीं होता, वहाँ भी इसके प्रसार के लिए प्रभावशाली कदम उठाए जाएं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।